गुड मॉर्निंग। हमने देखो लास्ट क्लास तक पढ़ा था पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी हमने तीनों यूनिटें कंप्लीट की। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे पेपर थर्ड, जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकी रसायन। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी। यूनिट फर्स्ट है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड की क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी। तो देखो क्वांटम यांत्रिकी क्या होती है। क्वांटम यांत्रिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं की यांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जितने भी सूक्ष्म वस्तुएं, भौतिकी कण वगैरह जो वस्तुएं जैसे प्रकाश है, ऊर्जा है, द्रव्य, इनके जो सूक्ष्म वस्तुएं होती है, इनकी यांत्रिकी का हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। किसे क्या कहते हैं? उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा इसका पहला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, या इसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सी बार पेपर में भी पूछा गया है यह प्रकाश विद्युत प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। इस प्रकार से कम 3 या 4 बार इसके पेपर में क्वेश्चन आ गए प्रकाश विद्युत प्रभाव के। तो इस यूनिट को ढंग से पढ़ना सभी, ये तुम्हारे लिए पेपर में भी नंबर दिलाएगी, पक्का है, और ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो देखो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, क्या होता है? प्रकाश द्वारा विद्युत उत्पन्न करने का जो प्रभाव है। प्रकाश जो है, प्रकाश को जैसे प्रकाश की कोई विकिरण है, वो किसी वस्तु पे आके पड़ रही है और वो वस्तु जो है क्या कर रही है, वहां से विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि प्रकाश द्वारा विद्युत उत्पन्न करने का जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो क्या किसे कहेंगे? प्रकाश द्वारा विद्युत उत्पन्न करने का प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। किसे कहेंगे? प्रकाश द्वारा विद्युत उत्पन्न करने का प्रभाव ही क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखो कोई धातु लेते हैं हम, कोई धातु ले ली हमने, ये कोई धातु है हमारी, और इस धातु पर हम क्या करें? प्रकाश विकिरण आपतित करते हैं। ये धातु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश विकिरण आपतित कर रहे हैं। प्रकाश विकिरण आपतित किए जाते हैं, तो ये प्रकाश विकिरण जो है ये किसके रूप में? फोटोन के रूप में धातु की सतह, फोटोन जो है फोटोन के रूप में धातु की सतह है। तो यहाँ पे प्रकाश विकिरण जो है फोटोन के रूप में धातु की सतह के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई धातु है, हमारे पास ये धातु पे हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश विकिरण आपतित कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश विकिरण है, तो धातु की सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? टकराती है जाकर। प्रकाश विकिरण जब इस पे आपतित करेंगे किसी धातु पर, तो ये धातु की सतह में जो इलेक्ट्रॉन है इससे जाकर क्या होगी? ये टकराएगी। तो यहाँ पे टकराती है और अपनी ऊर्जा जो है वो किसको दे देती है? जो इलेक्ट्रॉन है इस धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देगी? अपनी ऊर्जा दे देती है। कौन? प्रकाश विकिरण है। जो प्रकाश विकिरण है ये कहाँ? धातु की सतह पर आपतित होते हैं। धातु की सतह पर आपतित हो रही है तो इससे टकराती है इलेक्ट्रॉनों से, धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उससे टकरा रही है, और इनसे टकराकर इलेक्ट्रॉन जो इनकी ऊर्जा है प्रकाश विकिरणों की, वो किसको दे देती है? इलेक्ट्रॉनों को दे देती है। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गति है,
इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, अब अपनी ऊर्जा किसको दे दी इसने, इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा दे रही है प्रकाश विकिरण से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा यहाँ पे मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, धातु की सतह को छोड़ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे इससे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनमें ऊर्जा बढ़ेगी इनकी, तो ये धातु की यहाँ से क्या होने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, और उत्सर्जित होकर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अतः प्रकाश विकिरणों द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना होती है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखो दोबारा समझना सारा, कोई ये धातु है हमारे पास, ये धातु, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश विकिरण आपतित की, ये प्रकाश विकिरण आपतित की। अब धातु की सतह पर क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब जैसे ये प्रकाश विकिरण हमने आपतित की, तो ये प्रकाश विकिरण क्या होगी, इन इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी, जो इलेक्ट्रॉन है धातु की सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, टकराएगी। तो ये अपनी ऊर्जा किसको दे रही है, प्रकाश, ये प्रकाश विकिरण है, ये अपनी ऊर्जा किसको दे रही है, इलेक्ट्रॉन को दे रही है। अब इलेक्ट्रॉन को दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होने लग जाएंगे, यानी कि धातु की सतह से क्या होने लग जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे, उत्सर्जित हो जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। और यहाँ की ये जो धातु है, इससे क्रिस्टल है हमारा, उसको छोड़कर, धातु की सतह को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, इससे बाहर चले जाते हैं। अर्थात जो प्रकाश विकिरणों द्वारा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का प्रभाव होता है, प्रकाश विकिरणों द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने का जो प्रभाव है, ये प्रभाव ही क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या कहेंगे इसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो समझने में आ गया होगा आपको, सबको लिखाने की जरूरत नहीं है, इसको सारे को ध्यान रखना बस सबका पूरा। कोई धातु की सतह पर हमने क्या किया, प्रकाश विकिरण आपतित की, तो धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उससे जाकर वो प्रकाश विकिरण टकराने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर क्या हो जाएंगे, वहां से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे प्रकाश विकिरणों द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने की जो घटना है, ये सारी ये क्या कहलाएगी, ये हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। देखो इसको चित्र भी बना लेते हैं इसका। ये कोई धातु है हमारी, और इस धातु में क्या उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश विकिरण यानी कि फोटोन आपतित करेंगे, फोटोन को ऐसे दर्शाते हैं, हम HV से दर्शाते हैं। तो फोटोन आपतित प्रकाश विकिरण, ये होगी हमारी कौन सी, आपतित प्रकाश विकिरण, आपतित प्रकाश विकिरण। और ये इलेक्ट्रॉन अब जैसे इससे टकराया, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ने के कारण ये यहाँ से सतह छोड़कर कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ये प्रभाव क्या कहलाया, हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो किसे कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विकिरणों द्वारा, प्रकाश विकिरणों द्वारा धातु की सतह से, प्रकाश विकिरणों द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने का यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो एक बार इसको उतारो सब जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो बहुत सी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसी प्रकार से पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके बाद जो जिस प्रकार से अभी मैंने सारा बताया तुम्हारे लिए, एक धातु ली, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रकाश विकिरण आपतित की, प्रकाश विकिरण आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन की सतह छोड़कर कहाँ चला गया, उत्सर्जित हो गया, वहां से बाहर चला जाता है। और इस प्रकार जो बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इतना सा समझाना है तुम्हें। अब देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब पढ़ेंगे हम इसकी विशेषताएं। देखो टॉपिक डालो विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। टॉपिक डालो विशेषताएं, और पहली विशेषता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। देखो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो क्या होती है, एक तात्क्षणिक घटना होती है, यानी किसी क्षण होने वाली घटना होती है, तात्क्षणिक घटना होती है। यानी कि जैसे ही कोई धातु है उसकी सतह पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होने लग जाते हैं, उत्सर्जित होने लग जाते हैं। यानी कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो क्या है, एक तात्क्षणिक घटना है। तो पहली विशेषता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तात्क्षणिक घटना। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक घटना है। एक तात्क्षणिक घटना है, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लग जाता है। अर्थात धातु की सतह पर ही प्रकाश विकिरण आपतित, प्रकाश विकिरण आपतित होते ही प्रकाश होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। यानी कि जैसे ही किसी धातु पर प्रकाश पड़ेगा तो वहां पे उसमें पड़ते ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। यानी कि ये क्या है, तात्क्षणिक घटना होती है, किसी क्षण होने वाली घटना। तो ये पहली विशेषता प्रकाश विद्युत प्रभाव की। दूसरी विशेषता है हमारी, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवर्ती प्रकाश विकिरणों की आवश्यकता होती है। एक न्यूनतम आवर्ती प्रकाश विकिरणों की आवश्यकता होगी किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। और जो ये न्यूनतम आवर्ती है इसी को हम क्या कहते हैं, दहली आवर्ती कहते हैं। सुना होगा तुमने पहले भी नाम, दहली आवर्ती किसे कहते हैं, किसी भी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम जो आवर्ती का प्रकाश होता है, उस प्रकाश की जो आवर्ती होगी, न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश की जो आवर्ती है वही क्या कहलाती है, हमारी दहली आवर्ती कहलाती है। तो यहाँ पे कौन सी आवर्ती की आवश्यकता होती है, हमें दहली आवर्ती की आवश्यकता होती है। तो दूसरी विशेषता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवर्ती के लिए एक न्यूनतम
आवर्ती की न्यूनतम आवर्ती के प्रकाश विकिरणों की आवश्यकता होती है। प्रकाश विकिरणों की आवश्यकता, ये छोटे छोटे दिख तो रहे ना सर। ओके। और जो न्यूनतम आवर्ती की प्रकाश है, इस प्रकाश की जो आवृत्ति, इसी को हम क्या कहते हैं, देली आवर्ती आवश्यक होती है। ये आवश्यक न्यूनतम आवर्ती कौन सी आवर्ती कहलाती है? देली आवर्ती कहलाती है। यह आवश्यक न्यूनतम आवर्ती देली आवर्ती कहलाती है और इसे म्यू नोड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दूसरी, जिसमें धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवर्ती की प्रकाश विकिरणों की हमें आवश्यकता होती है। और ये जो न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश की विकिरण है, ये कौन सी आवर्ती जो होगी वो क्या कहलाएगी? देली आवर्ती कहलाती है। इसके बाद इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है हमारी, जो देली आवर्ती का मान है ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लो हमारे पास कोई धातु है, धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितनी प्रबलता, कोई धातु ले लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक प्रबलता से बंधे हुए, यानी कि उनके बंध जो है अधिक प्रबल बंधे, तो वहां से क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूनतम आवर्ती के द्वारा निकाल सकते हैं, कम से कम आवर्ती दे के निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते? वहां पे अधिक प्रकाश जो आवर्ती है उसके लिए अधिक आवर्ती का जो प्रकाश चाहिए, हमें अधिक आवर्ती का प्रकाश देना पड़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। यानी कि जो देली आवर्ती का जो मान है वो किस पर निर्भर करेगा? धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधित है तो वहां पे आवर्ती का मान क्या होगा? देली जो आवर्ती उसका मान क्या होगा? अधिक होगा। अगर वहां पे उनके बीच जो दुर्बल बल उपस्थित है इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो वहां पे हमें कम आवर्ती का जो देली आवर्ती उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि धातु की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, देली आवर्ती का मान अधिक होगा कम, प्रबल होगा तो अधिक और दुर्बल होगा तो कम। ठीक है, तो तीसरी विशेषता है इसकी। देली आवर्ती का मान धातु की प्रकृति पर, का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। करता है तो निर्भर करता है धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितनी प्रबलता से, धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितनी प्रबलता से बंधित रहेगा उसके लिए देली आवर्ती का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। जितनी प्रबलता से बंधित रहता है देली आवर्ती का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। देली आवर्ती का मान उतना ही
अधिक होता है, अधिक होता है। इसके बाद अगली विशेषता है हमारी कि आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में अगर हम क्या कर दें, वृद्धि कर दें। जो हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कर रहे हैं उस प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो वृद्धि कर देंगे तो वृद्धि करने पर जो एकांक पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश विकिरणों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रकाश विकिरणों की वहां पे संख्या बढ़ेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्वरूप उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा प्रकाश विकिरण आपतित करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां से कितनी उतनी बढ़ती हुई जाएगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित होने लग जाएंगे। यानी कि विकिरणों जो जितनी ज्यादा हम प्रकाश विकिरण आपतित करेंगे उतने ही ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो अगली विशेषता है हमारी इसकी नंबर 4, आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि करने पर आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि करने पर आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि करने पर एकांक पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश विकिरणों की संख्या बढ़ जाती है। एकांक पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश विकिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विकिरणों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हम प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि करेंगे तो वहां पे एकांक पृष्ठ पर जो गिरने वाला प्रकाश है उसकी जो संख्या है विकिरणों की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के फलस्वरूप जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के फलस्वरूप उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। ये थी हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव की विशेषताएं। तो देखो पहली विशेषता है हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी घटना है, तात्क्षणिक घटना है। यानी कि कौन सी घटना होती है, तात्क्षणिक। यानी कि जैसे हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण आपतित करेंगे तो आप विकिरण आपतित करते हैं तो वहां पे विकिरण आपतित करते हैं वहां से क्या होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लग जाता है। ये थी हमारी 10 मिनट के बाद ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेना सभी। दूसरी विशेषता है हमारी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए हमें एक न्यूनतम आवर्ती प्रकाश विकिरणों की आवश्यकता होती है। और जो न्यूनतम आवर्ती का प्रकाश, न्यूनतम आवर्ती की जो विकिरण की आवृत्ति होती है, ये आवश्यक जो न्यूनतम आवर्ती होती है हमारी वही क्या कहलाती है, इसे देली आवर्ती कहते हैं हम। और इसे हम कहाँ से यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता है हमारी जो देली आवर्ती का मान है ये किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर धातु की सतह पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो जितनी प्रबलता से बंधित रहेगा, यानी कि उन जितने ज्यादा प्रबलता से बंधे रहेंगे वहां पे देली आवर्ती का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और जितने ज्यादा दुर्बल रूप से बंधे रहेंगे वहां पर देली आवर्ती का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि प्रबलता से बंधे रहेंगे देली आवर्ती का मान बढ़ जाएगा और कम प्रबलता से बंधे रहेंगे देली आवर्ती का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हमारी चौथी विशेषता है प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि करने पर
एकांक पृष्ठ पर गिरने वाला जो प्रकाश है उनकी विकिरणों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम प्रकाश विकिरण में तीव्रता में वृद्धि करी तो वहां पे एकांक जो को मान लो कोई पृष्ठ है और इस पे कोई प्रकाश गिर रहा है तो यहाँ पे गिरने वाला जो प्रकाश है इसकी तीव्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, विकिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। और विकिरणों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव के फलस्वरूप क्या होगा, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की विशेषताएं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। अगला टॉपिक डालो, प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण देखो किस प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं हम। डालो टॉपिक प्रकाश विद्युत समीकरण। तो देखो यहाँ पे जो प्रकाश विकिरणें होती है, प्रकाश विकिरणों से जो प्राप्त होने वाले फोटोन, फोटोन जानते हो सब, प्रकाश की जो मूल इकाई कण जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे फोटोन। किसके रूप में गति करते हैं, बंडल या पैकेट के रूप में गति करते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की मूल इकाई क्या होती है, फोटोन होती है वो। तो प्रकाश विकिरणों से जो प्राप्त होने वाले फोटोन है, धातु की सतह के जो अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी धातु, अब किसी धातु पर हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश विकिरण आपतित कर रहे हैं, तो उसका जो फोटोन होगा वो क्या करेगा, धातु की सतह के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जाकर। अब इलेक्ट्रॉन से जाकर वो टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या कर देगा, अपनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को दे देगा। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, कोई भी विकिरण आपतित हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन से जाकर, प्रकाश जो धातु है उसकी सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन थी उससे जाकर टकरा रही थी और अपनी ऊर्जा किसको दे रही थी, इलेक्ट्रॉन को दे रही थी। तो यहाँ पे भी जो कोई भी प्रकाश विकिरण उसका जो फोटोन होगा वो क्या करेगा, धातु है उससे जाकर टकराएगा, धातु की सतह से जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे जाकर टकराएगा तो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, यानी कि इसको स्थानांतरित कर देता है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दी गई जो ऊर्जा है वो क्या होती है, दो प्रकार के कार्य संपन्न कराती है। कौन कौन से कराती है, देखो सबसे पहले तो इसमें लिखना प्रकाश विकिरणों से, प्रकाश विकिरणों से प्राप्त होने वाले फोटोन, प्रकाश विकिरण इनसे प्राप्त होने वाले जो फोटोन होते हैं, धातु की सतह के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। फोटोन धातु की सतह, प्रकाश विकिरणों से प्राप्त होने वाले फोटोन धातु की सतह के अंदर, धातु की सतह के अंदर धातु की सतह के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा, अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देते हैं, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देते हैं, और यह ऊर्जा कितने, दो प्रकार के कार्य संपन्न कराती है, दो प्रकार के कार्य संपन्न कराती है। तो देखो यहाँ पे कोई विकिरण से प्राप्त होने वाला जो फोटोन है किसी धातु की सतह से टकराया और धातु की सतह से टकराकर उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी उसने। अब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्थानांतरित कर देती है तो यह जो ऊर्जा है ये दो प्रकार के कार्य संपन्न करवाएगी हमारी। देखो पहला कार्य जो ऊर्जा का कुछ भाग होता है
वह इलेक्ट्रॉन के सभी प्रकार के आकर्षण बलों से मुक्त कर देता है। मान लो ये धातु है हमारी, इस धातु में की सतह पर क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन है। तो ऊर्जा का जो कुछ भाग है, वो कुछ भाग क्या करेगा, जो कुछ भाग है वो इलेक्ट्रॉन इस धातु के अंदर जितने भी आकर्षण बल लग रहे हैं, इसके अंदर जितने भी इसको आकर्षित करने वाले बल है, इन सब से इसको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। ये क्या हुआ, ऊर्जा का जो ऊर्जा है उसके द्वारा संपन्न किया हुआ पहला कार्य, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को धातु के सभी आकर्षण बलों से मुक्त करवाना। यहाँ पे जितने भी बल इसको आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण बल है, सबके द्वारा इनको मुक्त करा देती है। और इसको हम कहां से दर्शाते हैं, इस वाले को फाई से, कार्यफलन ऊर्जा कहलाएगी हमारी। तो पहला कार्य लिखते हैं हम, ऊर्जा का कुछ भाग, ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को सभी प्रकार के आकर्षण बलों से, इलेक्ट्रॉन को सभी प्रकार के आकर्षण बलों से मुक्त कराकर धातु की सतह तक लाने में प्रयुक्त होता है। सभी प्रकार का आकर्षण बलों से मुक्त कराकर धातु की सतह तक लाने में प्रयुक्त होता है। तो लाने में प्रयुक्त होता है। तो देखो यहाँ पे ऊर्जा का जो कुछ भाग है इलेक्ट्रॉन को सभी प्रकार के आकर्षण बलों से मुक्त कराकर धातु की सतह तक लाने में प्रयुक्त होता है। दो प्रकार के कार्य संपन्न करा रही है हमारे द्वारा। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन द्वारा स्थानांतरित की गई ऊर्जा है, कितने प्रकार के कार्य संपन्न करवा रही है, दो प्रकार के। पहला कार्य क्या है, ऊर्जा का जो कुछ भाग है, जो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उसको सभी प्रकार के आकर्षण बलों से मुक्त करवाकर कहाँ तक ला रही है, धातु की सतह तक लाने में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा है उसको हम कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहला कार्य धातु जो इलेक्ट्रॉन उसको सभी प्रकार के आकर्षण बलों से मुक्त कराकर धातु की सतह तक लाने का, और ये वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, हमारी कार्यफलन ऊर्जा कहलाएगी। और इसको हम कहां से प्रदर्शित करेंगे, फाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कार्य देखो, पहला कार्य हो गया इसका। दूसरा कार्य क्या है, ऊर्जा का जो शेष भाग है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो एक कार्य तो हो गया, दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा प्रदान करना। गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा वहां से। ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अब गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वहां धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है।
तो देखो दो प्रकार की कार्य संपन्न कराए। कोई प्रकाश विकिरण से प्राप्त होने वाले जो फोटोन है धातु की सतह के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसने क्या किया, अपनी ऊर्जा किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। इलेक्ट्रॉन को दी तो यहाँ पे ये ऊर्जा दो प्रकार के कार्य संपन्न कर रही है। पहला कार्य क्या हुआ, सभी प्रकार के आकर्षण बलों से मुक्त कराकर इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में प्रयुक्त हुआ। दूसरा कार्य ऊर्जा का जो शेष भाग है उसको इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है धातु की सतह से क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है वहां से। ये दो प्रकार के कार्य संपन्न कराया। अतः फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई जो ऊर्जा है वो किन दोनों का योग हो जाएगी, कार्यफलन ऊर्जा और एक कौन सी, गतिज ऊर्जा। इन दोनों का योग है। देखो यहाँ पे तो इसको हम जो प्रयुक्त हो रही है उसको कहाँ से प्रदर्शित करें, कार्यफलन ये फाई के द्वारा, और यहाँ पे शेष भाग क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो जो यहाँ पे टोटल ऊर्जा इसकी इलेक्ट्रॉन फोटोन की जो ऊर्जा है वो किसका योगफल हो जाएगी, कार्यफलन ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का, इन दोनों का योग हो जाएगी वो। अतः फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई ऊर्जा कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, के बराबर होती है। किन दोनों के, एक तो कार्यफलन ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो ये कोई धातु की सतह मान लें हम, ये धातु की सतह, इस पे क्या हो रहा है, कोई फोटोन आपतित हुआ, प्रकाश विकिरण आपतित की। तो यहाँ पे दो प्रकार के, एक तो क्या कर रहा है, इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में जो कार्यफलन ऊर्जा हो जाएगी, और एक इसकी जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, 1/2 mv², ये होती है गतिज ऊर्जा। और जो हमारी यहाँ पे कौन सी कार्यफलन ऊर्जा थी उसको हम कहाँ से, फाई के द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे। देखो यहाँ पे अर्थात नीचे क्या दिख रहा है ना सर, अर्थात जो फोटोन है, फोटोन हम कहाँ से, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, hv से। क्या हो जाएगा, hv बराबर, यहाँ पे देखो कार्यफलन ऊर्जा और इन दोनों का योग है, तो कार्यफलन ऊर्जा को तो फाई से प्लस गतिज ऊर्जा कहाँ से, 1/2 mv², ये होगा कार्यफलन ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये होगी हमारी समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 हमारे पास, दोनों का योग कर दिया हमने। अब यहाँ पे यदि हम देली आवर्ती यानी कि प्रकाश विकिरण का न्यूनतम, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि देली आवर्ती किसे कहेंगे, धातु की सतह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम जो आवर्ती होती है वही क्या कहलाती है, हमारी देली आवर्ती। अब यहाँ पे देली आवर्ती का मान का प्रकाश विकिरण आपतित किया जाए, यानी कि कम से कम आवर्ती होगी, यानी धातु की सतह से ओनली इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। अब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है तो ये क्या, ये इस वाली ऊर्जा को देखो, इस वाली कार्यफलन ऊर्जा का कार्य क्या था, समझना इस चीज को। हमें क्या करना है, धातु की इलेक्ट्रॉन, धातु की यहाँ पे देखो धातु की सतह तक ला रहे हैं एक बार तो, और धातु की सतह के तक लाने के बाद ये दूसरा वाला कार्य गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धातु की सतह से उत्सर्जित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इसका कार्य क्या था, जो कार्यफलन ऊर्जा थी, इसका धातु की सतह जो अंदर थी उसको सभी आकर्षण बलों से मुक्त करवाकर और वहां तक लाने में प्रयुक्त कार्यफलन ऊर्जा कहलाए, वहां तक धातु की सतह तक लाने में। अब यहाँ पे मान लो देली आवर्ती, यदि देली आवर्ती प्रकाश विकिरण आपतित की जाए तो अब देखो क्या होगा। अब देली आवर्ती का कार्य क्या है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना। यदि देली आवर्ती की प्रकाश
विकिरण आपतित की जाए तो, दैल्य आवर्ती प्रकाश विकिरण आपतित या जाए तो देखो क्या होगा। अब ये जो यहाँ पे देखो दैल्य आवर्ती का प्रकाश विकिरण आपतित करेंगे, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी हमारी, जीरो मान लेंगे इसको। पीएच भी बराबर ये क्या हो जाएगा, फाइ प्लस जीरो। ये गतिज ऊर्जा क्या होगी हमारी, शून्य होगी। एच वी नोड लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो एच वी नोड बराबर कितना आ जाएगा, फाइ आ जाएगा। जीरो प्लस फाइ करेंगे तो फाइ बचेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे देख इसको आगे करेंगे पूरा कंप्लीट। निकल गया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, आगे देखो करेंगे इसको कंप्लीट। तो देखो आगे, तो देखो हमारे पास एच वी नोड बराबर कितना आ गया, फाइ आ गया। अब यहाँ पे देखो फाइ बराबर क्या आ गया हमारे पास, एच वी नोड। तो समीकरण एक में ये मान रख सकते हैं हम, फाइ का मान रख सकते हैं कितना, एच वी नोड यहाँ पे रख सकते हैं समीकरण एक में इससे मान। तो समीकरण एक में ये मान रख देते हैं। तो ये मान समीकरण एक में रखने पर, देखो समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक क्या है हमारी, एच वी बराबर फाइ की जगह रखना है कि क्या आ जाएगा, एच वी नोड प्लस क्या है 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो एच वी माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा, एच वी नोड बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एच कॉमन आ जाएगा दोनों में, एच कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बचा, वी माइनस वी नोड बराबर क्या होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। और जो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था वो यही था हमारा प्रकाश, जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो यही है। तो इसको दे दो समीकरण 2, और समीकरण 2 ही प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण है, और इसे किसने दिया था, आइंस्टीन ने। समीकरण 2 प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं इसे, ने दिया था। तो ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो कंप्लीट हुआ। अब इसका बाकी हमारा प्रायोगिक सत्यापन।
तो अगला टॉपिक डालो, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। तो देखो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जो क्षार धातु होती है, क्षार धातुओं की हम दो प्लेटें लेते हैं और दो प्लेटों को एक दूसरे की क्या करते हैं, समानांतर रख देते हैं। एक प्लेट होगी हमारी कौन सी, कैथोड, और एक प्लेट कौन सी होगी, एनोड प्लेट होगी। और इन दोनों प्लेटों को बैटरी और अमीटर के द्वारा हम संयोजित कर देते हैं, बैटरी और अमीटर से जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद इन जो कैथोड प्लेट है, इस कैथोड प्लेट पर हम क्या करते हैं, जो प्रकाश विकिरण है उसको आपतित करते हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश आपतित किया हमने यहाँ पे, तो कैथोड विकिरणों पे प्रकाश आपतित करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे इन पे प्रकाश आपतित किया जाता है, तो आपतित करने पर जो धातु की प्लेट है इलेक्ट्रॉन का क्या करने लग जाती है, उत्सर्जन करेगी, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। ये कैथोड वाली जो प्लेट है जिसपे हमने प्रकाश आपतित किया, प्रकाश आपतित किया, तो इसने अपनी ऊर्जा किसको दी, इसके इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन को देगी। तो यहाँ से प्रकाश का क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ से उसको उत्सर्जन होगा। उत्सर्जित होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पथ पूरा करते हुए कहाँ चले जाते हैं, जो विपरीत आवेश वाली जो एनोड प्लेट है उसकी ओर, उसकी तरफ चले जाते हैं। और उसकी तरफ जाएंगे तो ये अपना पूरा जो पथ है वो कंप्लीट कर लेता है। और पथ पूरा कंप्लीट होने तो यहाँ पे विद्युत धारा इसमें क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा यहाँ पे क्या हो जाता है, विद्युत धारा का चालन होता है। हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या पढ़ रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे प्रकाश आपतित करने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा का चालन होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, विद्युत धारा का चालन हो रहा है। यही प्रायोगिक का सत्यापन है हमारा। जब किसी भी
कोई भी दो प्लेट ली हमने, सार धातुओं की प्लेट है, सार धातु की प्लेट ली, एक कैथोड एक एनोड, इस पे हमने प्रकाश किरण आपतित की, प्रकाश किरण आपतित की तो इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, उत्सर्जन हुआ तो उत्सर्जन होने के बाद इलेक्ट्रॉन की विपरीत आवेश वाली जो है उस पे चले गए, उस पे जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, पूरा अपना परिपथ है वो कंप्लीट कर लेंगे, पथ कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा का चालन होने लग जाएगा। और जो अमीटर लगा हुआ है हमारे उसके द्वारा हम विद्युत धारा को पता कर लेंगे, वहां पे विद्युत धारा का मान। देखो इसमें उतारो चित्र, तो देखो इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव को सत्यापित करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को सत्यापित करने के लिए निर्वात में सार धातुओं की, निर्वात में धातुओं की, निर्वात में सार धातुओं की दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित करते हैं, दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित करेंगे, करते हैं, व्यवस्थित करते हैं तथा इन दोनों प्लेटों को बैटरी और किससे जोड़ा हमने, देखो यहाँ पे बैटरी और अमीटर से, तथा इन दोनों प्लेटों को बैटरी व अमीटर से जोड़ देते हैं, से जोड़ देते हैं, बैटरी व अमीटर से जोड़ देते हैं। इनमें से एक प्लेट तो एनोड के समान और एक प्लेट किसके समान लिए व्यवहार कर रही है, कैथोड के समान। इनमें से एक प्लेट एनोड के समान जबकि दूसरी प्लेट किसके समान, कैथोड के समान, प्लेट कैथोड के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है। दो प्लेटें ली हमने सार धातुओं की, एक तो क्या कि कैथोड और एक एनोड के समान प्रदर्शित करती है। तो देखो यहाँ पे अब इसके दोनों पूरा संयोजित कर दिया। अब इस पे हमने क्या कर रहे हैं, प्रकाश विकिरण आपतित कर रहे हैं। जब कैथोड पर प्रकाश विकिरणों, जब कैथोड पर प्रकाश विकिरणों को आपतित किया जाता है, ये कैथोड वाला भाग, इस पे हमने क्या किया, प्रकाश विकिरण आपतित की। तो प्रकाश विकिरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की ये प्लेट जो है वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। देखो इस पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। तो किया जाता है तो धातु की यह प्लेट
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। क्या करने लग जाएगी? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने लग जाएंगे यहां से। और जो दूसरी प्लेट है वो है क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगी। दूसरी प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण कर लिया जाता है। अतः और परिपथ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। परिपथ पूरा होगा तो यहाँ पे विद्युत धारा क्या हो जाएगी? इसमें प्रवाहित होने लग जाएगी। परिपथ परिपथ पूर्ण हो जाने से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, परिपथ पूर्ण होगा। परिपथ पूर्ण होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, जिसकी मात्रा किसके द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे? जो अमीटर लगा हुआ है हमारा उसके द्वारा। जिसकी मात्रा हम किसके द्वारा? अमीटर द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। जिसकी मात्रा अमीटर द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। ज्ञात कर ली जाती है। अतः इस प्रयोग से यह प्रमाणित होता है अतः इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि धातु की सतह पर प्रकाश जो है, प्रकाश विकिरणों को आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होते हैं। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या होता है? सत्यापन होता है। इससे प्रमाणित होता है कि धातु की सतह पर प्रकाश विकिरणों को आपतित करने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। सतह पर प्रकाश विकिरणों को आपतित करने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव का सत्यापन हो रहा है इससे। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रभाव सत्यापित होता है, सत्यापन होता है। ये था हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का सत्यापन। तो देखो यहाँ पे प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आवृत्ति कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो ऊर्जा है वह भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः जो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का जो धारा की मात्रा है उस पर किसी प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ता है। धारा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु जो विकिरणों की तीव्रता है उसमें वृद्धि के साथ साथ जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे जो धारा का मान है
उसमें भी क्या हो जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो धारा का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अगर हम क्या करें, प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य बढ़ाए, प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर आवर्ती का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर आवर्ती जो है कम हो जाती है, आवर्ती कम हो जाती है, जो आवर्ती है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो ऊर्जा है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा कम होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, कम हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है, हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का जो मान है वो भी क्या हो गया, कम हो जाता है। और यहाँ पे जो आवर्ती का मान कम हुआ, गतिज ऊर्जा का मान कम हुआ, इसका जो धारा है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो तरंग दे रहे हैं धारा की मात्रा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः तरंग दे रहे का धारा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का धारा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जो विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि होती है, तो विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो परंतु विकिरणों की तीव्रता में, आगे लिखना इसमें, परंतु विकिरणों की तीव्रता में, विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ, विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पर धारा की मात्रा में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे धारा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव जो कंप्लीट हुआ पूरा। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अगला बोर का परमाणु मॉडल। गुड मॉर्निंग। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था हार्ट बीट, हृदय स्पंद या हृदय की धड़कन, आज हम उसका पढ़ेंगे नियमन, है ना, रेगुलेशन कैसे होता है उसका, है ना। टॉपिक है आज का अपना, यार हम आई सर जी इंक पर दो यार। आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बता दें।
वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आए या आवाज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत कॉल करें, ठीक है। कल जो हमने हार्ट बीट पढ़ी थी, हृदय की धड़कन, है ना, उसका आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल लीवर रेगुलेशन कैसे हो रहा है ना। अभी चित्र बनाएंगे। ये जो नियम है, ये नियमन हम पढ़ेंगे। वो भी किसके द्वारा, एक तो तंत्रिकीय और एक हार्मोनल, है ना, दोनों का एक साथ पढ़ेंगे अपन कंबाइंड। तो पहले मैं एक एक पॉइंट लिखाता हूँ। जो हृदय की धड़कन है, हृदय धड़कन ये कैसी होती है अपनी, जन्मजात, अनैच्छिक और इसका जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। ठीक है। हृदय स्पंद या हार्ट बीट या हृदय की धड़कन जन्मजात है, अनैच्छिक है, और जो इसका कंट्रोल है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। एक चित्र के द्वारा हम इसको समझेंगे, देखो। देखो इधर, इसका नाम आप लोगों को पता होगा, कल अपने लिखा था एवी नोड। ठीक है, ये है अपना हिंज का बंडल, और ये है अपना पुरकिंजे तंतु। अब देखो इधर,
ये है अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। ये है अपना ऐसे नोड। अब देखो इधर, ये लिख देता हूँ मैं सी आई सी, और इसको लिख दूंगा मैं सी आई सी। ठीक है। ये अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो केंद्र होते हैं। ये दोनों केंद्र क्या करते हैं, गति निर्धारक केंद्र हैं दोनों के दोनों, है ना। गति निर्धारक किसकी करेंगे, ये इनकी करेंगे, हार्ट बीट की करेंगे। क्योंकि हार्ट बीट का रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब रेगुलेशन का अर्थ क्या होता है कि हार्ट बीट को बढ़ाना और कम करना, है ना। अधिक और कम जो करने का कार्य है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कैसे किया जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो गति निर्धारक केंद्र हैं। एक तो पहला वाला है CAC, दूसरा वाला है CIC, है ना। जो पहला वाला है CAC, इसका नाम है कार्डियक एसिलेटर सेंटर, और सेकंड वाला है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर। ठीक है। इसको बोलेंगे हम हिंदी में कार्डियक निरोधक केंद्र, और इसको बोलेंगे हम कार्डियक कार्डियक त्वरक सेंटर, है ना, केंद्र। ठीक है। देखो इधर चित्र में मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो केंद्र होते हैं, एक ही CAC एंड सेकंड है CIC। CAC का नाम है कार्डियक त्वरक केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्डियक एसिलेटर सेंटर। इसको कहा जाता है कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, है ना। इनहिबिटर मतलब दबाने का कार्य करेगा, है ना। और ये एक और है त्वरक एसिलेटर, ये क्या करेगा, बढ़ाने का कार्य करेगा। देखो कैसे, यहां से सूचनाएं आएंगी इस केंद्र में, है ना, और यहां से भी कहाँ आएंगी, इसी केंद्र में आएंगे, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे नोड को उद्दीपन भेजते हैं, उत्प्रेरक करते हैं। वो कैसे करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इधर आगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है CIC, है ना, इस वाले सेंटर से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसको कहा जाता है वेगस तंत्रिका, है ना। ध्यान रखेंगे, यहां से जो निकलेगी उसका नाम होगा वेगस तंत्रिका। ठीक है। यहां से निकलेगी, इस वाले सेंटर से जो निकलेगी, ये वाली तो कौन सी है, वेगस। यहां से जो निकलेगी वो होगी प्रेरक तंत्रिका, या इससे जो निकलती वो तो होती है वेगस तंत्रिका, इससे जो निकलेगी होगी प्रेरक तंत्रिका। अब देखो हृदय की धड़कन का बढ़ना। भाई रेगुलेशन में क्या होगा, या तो धड़कन बढ़ेगी या फिर धड़कन कम होगी, है ना। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, हृदय की धड़कन का बढ़ना। तो देखो इस चित्र में हृदय की धड़कन कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो CAC केंद्र है ना, ये वाला, इसका नाम क्या है, कार्डियक त्वरक केंद्र। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कार्डियक एसिलेटर सेंटर। ये क्या करेगा, देखो मैं लिख रहा हूँ मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका कौन सा, CAC शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं ना। ये क्या करेगा, यहां से प्रेरक तंत्रिका भेजेगा। ये प्रेरक तंत्रिका आगे जाके क्या करेगी, एड्रीनलिन
हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन का इस्तेमाल करवाएगी। इधर से आ जाता हूँ मैं। ये एड्रेनलिन हार्मोन, ये वाला जो देख रहा हूं आपको एस ए नोड, एस ए नोड इसको उद्दीपक करेगा और एस ए नोड क्या करेगा, संवेदनाओं को भेजेगा, है ना। अब ये संवेदनाएं देखो कहां से संवेदनाएं जाएंगी अपने एस ए नोड से आलिंद में, और आलिंदों का क्या होगा, या तो होगा अनुशीतलन और संकुचन, है ना। ठीक है, सर वीडियो देखो, वीडियो कैसे आ रही है एक बार। देखो इधर, इधर देखो, सीएससी केंद्र, कोडेक तोरक केंद्र, ये क्या करेगा, यहां से कौन सी तंत्रिका भेजेगा, प्रेरक तंत्रिका। ये प्रेरक तंत्रिका क्या करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन का स्तवन करवाएगी। ठीक है, ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा, ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड से हमने कल पढ़ा था कि ऐसे नोड क्या करता है, आवेगों को लेकर जाता है एक तरंग के रूप में। कल पढ़ा था ना हमने कि ऐसे नोड यहाँ से आवेग निकालते हैं एक तरंग के रूप में, जिससे क्या होता है, एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ये। तो देखो ये ऐसे नोड है, ये यहाँ से इसके द्वारा उत्तेजन होगा और आलिंदों का क्या होगा, संकुचन होगा। ये कल हमने पढ़ा था। अब आलिंदों का जो संकुचन होगा तो क्या होगा, आलिंद सिकुड़ेंगे, सीधी सी बात है। जैसे आलिंद सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, वेग, हृदय की जो धड़कन है उसकी गति क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि दाब बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और फिर यहाँ से क्या होगा, ऐसे नोड, कल हमने पढ़ा था कि ऐसे नोड यहाँ से जो इसके आवेग निकलते हैं, ये आवेग इस वाले केंद्र को, इसका नाम था, यहाँ पर हमने लिखा था एवी, लिखा था ना एवी नोड, इसको क्या करता है, ये एक्टिव करता है। तो अब एवी नोड से कौन कौन एक्टिव होगा, यहाँ से उत्तेजन जो जाएंगे वो जाएंगे हिंज के बंडल में, और हिंज के बंडल से कहाँ जाएंगे, प्रेरक तंत्रिकाओं पर, है ना। इन पर, इनका नाम क्या है, पुरकिंजे तंतु। ये पुरकिंजे तंतु क्या करेंगे, हम नीले को संकुचन करेंगे। इसने तो किसको किया, आलिंद को संकुचित किया, इसने किसको किया, नीले को संकुचित किया। अब जैसे नीले का संकुचन होगा तो क्या होगा, नीले भी सिकुड़ेगा, और जैसे नीले सिकुड़ेगा तो क्या होगा, वही दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के कारण क्या होगा, हृदय की गति बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। उत्तेजन, ठीक है, तो ऐसे नोड का उत्तेजन हुआ, जिससे क्या हुआ, आलिंद का क्या हुआ, संकुचन। अलग अलग करके समझाता हूं, इसके बाद में अनुशीतलन समझा दूंगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, हृदय की जो गति है बढ़ेगी, है ना। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि दाब बढ़ेगा, संकुचित होगा तो दाब बढ़ेगा, ऐसे तो हृदय गति बढ़ेगी। इसके बाद ये क्या करेगा, जो इसके अंतर नोड होते हैं, अंतर तंतु, किसके अंतर तंतु, ऐसे नोड के, यहां पर देखो ये ऐसे नोड है, यहां से, और आवेग जो संवेग है कहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे। तो इसके जो अंतर परसंधि होती है, इसको अंतर परसंधि अंतर तंतु कहते हैं। ये यहाँ से फैलते हुए इसको एक्टिव करेंगे, है ना, यहाँ से जाते हैं। सबसे पहले जो प्रारंभ होता है ना गति का, कहाँ से होता है, इस वाले भाग से, दाएं आलिंद से, यहाँ से प्रारंभ होगा भाई, है ना। ये थोड़ा, ये सबसे पहले संकुचित होता है, कौन, दायां आलिंद। उसके बाद में कौन होता है, बायां आलिंद होता है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे हम, सबसे पहले संकुचित कौन होगा, दायां आलिंद, उसके बाद कौन होगा, बायां आलिंद। उसके बाद में फिर क्या होता है, अंतर जो पर्व संधि होती है, उसके द्वारा ये वाला जो सेंटर है एवी नोड, ये एवी नोड आगे जाके संकुचन करता है ना। इसका क्रम ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसे पहले कौन सा होता है, दायां, उसके बाद में बायां, थोड़ा सा पहले, कुछ सेकंड पहले, मतलब कुछ, मतलब सेकंडों में कुछ और कमी। तो देखो, अंतर पर्व संधि, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, अंतर पर्व संधि तंतु ना, अंतर तंतु भी हम इनको बोलते हैं। ये क्या करेंगे, एवी नोड का उत्तेजन करेंगे,
फिर एवी नोड किसको करेगा, हिंज के बंडल को, और हिंज का बंडल किसको करेगा, पुरकिंजे तंतु को। और ये क्या करेंगे, नीले का संकुचन, और जब नीले का संकुचन होगा तो क्या होगा, हृदय की गति बढ़ेगी, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हृदय स्पंद या हृदय की धड़कन का नियमन रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, हृदय की गति बढ़ेगी और कम होगी। इसमें हमारा पहला है हृदय की गति का बढ़ना, ये टॉपिक। ठीक है, कैसे बढ़ेगी, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा सबसे पहले किस भाग को करता है, आलिंद को। आलिंद भी कौन सा वाला, सबसे पहला दाया आलिंद होता है ना। सबसे पहले क्या होगा, देखो इस मेडुला ओब्लोंगेटा में दो प्रकार के गति निर्धारक जो केंद्र है वो पाए जाते हैं। ये दोनों गति निर्धारक केंद्र है ना, किसी गति, हृदय की गति। गति निर्धारक केंद्र कौन कौन से, पहला है सीएसी और सेकंड है सीआईसी। सीएसी से जो तंत्रिका निकलती है उसका नाम है प्रेरक तंत्रिका या अनुकंपी तंत्रिका भी हम इसको कहते हैं। और सीआईसी जो तंत्रिका निकलती है इसका नाम है वेगस तंत्रिका, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेगस तंत्रिका। सीएससी से जो प्रेरक तंत्रिका निकलेगी ये सबसे पहले क्या करेगी, एक हार्मोन को नियंत्रित करती है। हार्मोन कौन सा है, यहाँ हमने लिखा हुआ है एड्रेनलिन हार्मोन। इस हार्मोन का स्रवण होगा, जब इस हार्मोन का स्रवण होगा तो ऐसे नोड का क्या होगा, उत्तेजन होगा। और ऐसे नोड का उत्तेजन होने पर हमने कल पढ़ा था कि ऐसे नोड से क्या निकलते हैं, आवेग। और ये आवेग एक तरंग के रूप में निकलते हैं, जिससे क्या होता है, एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है ना, जिससे आलिंदों में क्या होता है, संकुचन होता है। अब चूंकि आलिंदों में संकुचन होगा तो क्या होगा, हृदय में दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, हृदय गति बढ़ेगी, सीधी सी बात है। इसलिए आलिंदों का संकुचन और हृदय की गति बढ़ी। लेकिन ऐसे नोड खुद तो होता ही है, लेकिन ये जो है नीले, इनको भी संकुचित करता है। कैसे करेगा, देखो इस इनके दोनों का बीच का जो संबंध होता है अंतर पारोसंधि तंतुओं के द्वारा होता है। ये तंतु क्या करते हैं, एवी नोड का उत्तेजन करते हैं। और एवी नोड का संबंध किससे होता है, हिंज के बंडल से। और हिंज का बंडल का संबंध किससे होता है, पुरकिंजे तंतुओं से। और ये जो पुरकिंजे तंतु हैं किसमें समाहित रहते हैं, नीलों में। तो इससे क्या होगा, नीलों का भी क्या होगा, संकुचन होगा। अब आलिंद और नीलों का दोनों का जब संकुचन होगा तो क्या होगा, हृदय की गति बढ़ेगी, है ना। तो ये हमारा टॉपिक था, हृदय की गति का बढ़ना। अब हम पढ़ेंगे हृदय की गति का या हृदय की धड़कन का कम होना, है ना। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। कम, मैं इसी में कर रहा हूँ इसको ना। अब देखो क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के ये वाला कौन सा पार्ट था, सीसी। अब यहाँ मैं लिखूंगा सीआईसी, ये वाला इनहिबिटर, है ना। ये क्या करेगा, निरोध का कार्य करेगा, निरोधक का कार्य करेगा। इससे जो तंत्रिका निकलेगी उसका नाम क्या है, वेगस तंत्रिका। तो यहाँ पर लिखेंगे वेगस तंत्रिका। ठीक है, ये वेगस तंत्रिका क्या करेगी, अब यहाँ पर जो एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा है इसकी जगह एक और नया हार्मोन निकलता है, इसका नाम है एसिटाइल, क्या लिखता हूँ, एसिटाइल कोलिन हार्मोन। एसिटाइल कोलिन हार्मोन को ये एक्टिव करता है, स्रावित करता है। एसिटाइल कोलिन हार्मोन किसको करेगा, वापस से ऐसे नोड का उत्तेजन करेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो ऐसे नोड आलिंद का संकुचन नहीं होगा, इससे क्या होगा, वेगस तंत्रिका के द्वारा आलिंदों का संकुचन नहीं होकर क्या होता है, अनुशीतलन होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन आलिंद अनुशीतलन। ठीक है, और आलिंद अनुशीतलन होने से हृदय की गति क्या होती है, कम होती है ना। तो हृदय की गति कम होगी, है ना, गति में कमी। अरे आप लोगों ने सिस्टोल डायस्टोल पढ़ा होगा, इससे पहले की पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ना, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल होने पर जो दाब है वो कितना लगता है, 120 संकुचन होने पर। और डायस्टोल होने पर दाब कितना लगता है, 80। क्योंकि हमारा जो हार्ट बीट है, जो इसका रक्तदाब है हमेशा 120 और 80 के बीच में चलता है। अब 120 कब होगा,
जब आलिंद और नीले में क्या होगा, संकुचन होगा, और 80 कम होगा जब अनुशीतलन होगा। 80 का मतलब क्या है, कम हो रहा है, और 120 मतलब बढ़ रहा है। और चूंकि बीपी हाई होता जाता है तो क्या होता है, हार्दिक गति बढ़ती जाती है। उसमें बढ़ती क्यों, क्योंकि संकुचन दर क्या होती है, बढ़ती है ना। जब जब संकुचन दर बढ़ेगी तो हृदय की गति बढ़ेगी, है ना। तो देखो आलिंदों का क्या हुआ, अनुशीतलन, जिससे क्या हुआ, हृदय की गति कम हुई। ऐसे इधर आ जाओ, अंतःपौर संधि, यहाँ से एवी नोड का उत्तेजन होगा, हिंज का बंडल, केवल अपन को यहाँ पर नीले का संकुचन की जगह क्या लिखना है, अनुशीतलन, अनुशीतलन, और हृदय की गति कम होगी। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। हृदय स्पंद या हृदय धड़कन का नियमन, रेगुलेशन, जो कि किसके द्वारा हो रहा था, मेडोल अवलोकन के द्वारा। इसमें कितने, 2 प्रकार के गति निर्धारक केंद्र थे, सीएसी और सीआईसी। सीएसी के द्वारा हमने पढ़ा कि हृदय की जो गति है वो बढ़ती है, और सीआईसी के द्वारा क्या हुआ, हृदय की गति कैसी होती है, कम होती है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये खत्म हो चुका है अपना। अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ही आगे, हृदय चक्र, है ना, हार्ट साइकिल, इसको कोडेक साइकिल भी बोलते हैं। हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो कल हमने पढ़ा था कि हृदय के आलिंद में क्या होता है, नीली में क्या होता है ना, सारा जो हृदय चक्र का पूरा है। कल कितना समय लगा था, 1 मिनट में कितनी बार धड़का था, और कितने ब्लड गैस ने करा था, कल हमने पूरा के पूरा पढ़ लिया था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा हृदय है, चलो बना देता हूँ। जिन्होंने कल नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ कल हमने कपाट बनाए थे 1, 2 और 3, और इस तरफ बनाए थे 2। यहाँ बनाए थे त्रिअर्धचंद्राकार, और यहाँ भी बनाए थे, है ना। ठीक है, जैसे मान लो हमारा अंग है, या फिर ये हमारा उत्तक है, या ये हमारी कोशिका है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो रक्त है वो सबसे पहले कहाँ आता है, यहाँ पर। ये रक्त कौन सा आएगा, CO2 प्लस रक्त, है ना। ये हमने कल, मैंने आप लोगों को समझा दिया था कैसे क्या होता है ना, केवल मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ये कहाँ आता है, यहाँ पर। ये कौन सा भाग है, आलिंद। ये कौन सा भाग है, नीले। तो ये किसके द्वारा आया, क्या है इसका नाम, क्या है, त्रिवलनी कपाट या त्रिवलनी वॉल्व, है ना, जो कि खुलते और बंद होते हैं ना, उनको वाल कहा जाता है। जैसे वाल नहीं खोलते कि नल का, वाल बंद करते पानी बंद हो जाता है, वाल खोलते पानी वापस से आ जाता है ना, उसी तरह का सिस्टम होता है। फिर ये यहाँ से जाएगा, देखो ना, ये यहाँ से कहाँ जाता है, ये वापिस से फेफड़ों में जाता, नहीं जाता, फेफड़े, है ना। फेफड़ों में क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो CO2 को तो निकाला इसमें से बाहर, और ऑक्सीजन को इसमें मिलाया, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड वापस आता है किसमें, इसमें, और यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, यहाँ, और फिर यहाँ से शरीर के वापस से विभिन्न भागों में ये आ जाता है। बात समझ में आ रही है। ये कौन सा था, CO2 प्लस रक्त, ये जो गया, इसमें भी कौन सा जा रहा है, CO2 प्लस रक्त। यहाँ से कौन सा आता है, O2 प्लस ब्लड, और ये भी O2 प्लस रक्त। CO2 को बाहर निकाला गया और ऑक्सीजन को इसमें मिलाया गया, है ना। कल इसके बारे में मैंने पूरा अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा था, आज मैं थोड़ा हल्का हल्का सा समझा रहा हूँ। तो देखो अब जैसे ही ब्लड यहाँ से, इसमें जो ब्लड आता है ना, अशुद्ध आता है उसी टाइम पर, उसी समय पर, है ना। शब्दों को अच्छी तरह समझना, जिस समय इसमें अशुद्ध रक्त आता है उसी समय इसमें शुद्ध रक्त आता है फेफड़ों से। तो ये क्या होते हैं, जैसे ब्लड आएगा इनके अंदर तो ये फैलते हैं, समझे ना। मतलब अनुशीतलन की क्रिया होती है ना। अनुशीतलन की क्रिया में क्या होता है, ये फैलेंगे, फैलने के बाद में जिससे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, जो कपाट है ना, कपा वोल्व, जिसको हम कहते हैं द्विवल्नी और त्रिवल्नी, जो वोल्व है ये वोल्व खुल जाते हैं। अब वोल्व खुलते क्या होगा, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ। अब ये पहले शांत अवस्था में रहेंगे, जैसे ब्लड जाएगा तो ये भी फैलेंगे, सीधी सी बात है। फैलने के बाद में फिर जो ब्लड है यहाँ से तो कहाँ चला जाता है, इसका जो ब्लड है यहाँ से फेफड़ों में, और इसका जो ब्लड है यहाँ से कहाँ चला जाता है, अंगों में। मतलब दोनों क्रिया एक साथ होते हैं, पहले एक साथ यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यूं करके लब डब लब डब। तो क्या होता है, ये जो कपाट है, कपाट जब बंद होते हैं, कौन से, द्विवल्नी और त्रिवल्नी जो वॉल्व है, जब ये बंद होते हैं
तो हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जिसका नाम क्या है, लब। और फिर ये जो कपाट बंद होते हैं, इनके बंद होने से हृदय की दूसरी ध्वनि, सेकंड साउंड उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं डब। तो लब डब ये यहाँ से शुरू होता है ना। तो आज ये समझाने का अर्थ क्या था कि इसमें हमने देखा है कि आलिंद्य को अनुशीतलन हो रहा है और संकुचन हो रहा है। नीलों का भी क्या हो रहा है, अनुशीतलन और संकुचन मतलब सिकुड़ना। जैसे ब्लड जाएगा उसके बाद सिकुड़ेगा, सीधी सी बात है ना, तो उसको हम कहते हैं संकुचन। तो ये सारे का सारा जो पूरा चक्र है, इसमें समय लगता है 0.8 सेकंड, ठीक है। और मिनट कितना लगता है, 1 मिनट, जिसमें क्रिया कितनी बार होती है, 72 बार, ठीक है। और कितना ब्लड जाएगा, 70 ml, है ना, 70 ml रक्त, ठीक है। इस पूरे चक्र में ना, तो इस पूरे चक्र को पढ़ेंगे आज हम, है ना, कि इस चक्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो कौन कौन सी क्रिया हो रही है, आलिंदों का अनुशीतलन संकुचन, नीलियों का अनुशीतलन संकुचन, रक्त का आयतन बढ़ रहा है घट रहा है ना, 0.8 सेकंड में ये क्रिया हो रही है ना, हृदय की गति बढ़ेगी कम होगी। तो सारी चीजें अपन इसमें लिखेंगे हृदय चक्र में। पहले 1-2 पॉइंट, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। लिखो, हृदय में 0.8 सेकंड में अथवा 1 मिनट में अथवा हर प्रकार की लिखा रहा हूं मैं ना, 70 ml रक्त के गुजरने से होने वाले परिवर्तन हृदय चक्र कहलाते हैं ना। देखो, जब हृदय चक्र होगा तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, हृदय के कपाट या वॉल खुलेंगे बंद होंगे, और बंद होंगे, ठीक है। और कौन सी क्रिया होगी, हृदय की गति अथवा दाब बढ़ेगा, और कैसा होगा, वह कम होगा। अरे वो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसके बाद रक्त का आयतन कम होगा अथवा बढ़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, ये हृदय के अंदर होंगे। रक्त का आयतन बढ़ेगा, रक्त दाब बढ़ेगा घटेगा, सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी। कपाट खुलेंगे बंद होंगे, है ना। अभी जो हृदय चक्र है इसकी अवस्था बताता हूं मैं ना। ये हृदय चक्र ना, इसमें 2 चक्र है अपने पास। पहला है आलिंद चक्र और सेकंड है नीले चक्र। आलिंद चक्र भी कितना, 0.8 सेकंड, ये भी कितना, 0.8 सेकंड। कैसे देखो, इसमें क्या होता है, आलिंद अनुशीतलन, ये होगा 0.7 सेकंड के लिए। और फिर होगा आलिंद संकुचन, ये अपने होता है 0.1 सेकंड के लिए, है ना। इधर चलो, अब देखो इसमें पहले आलिंद अनुशीतलन हो रहा है, आलिंद संकुचन, उसके बाद में नीले अनुशीतलन नहीं होगा ना, नीले संकुचन तीसरे, वो कैसे होगा मैं भी आपको समझाऊंगा आगे। नीले संकुचन, है ना, इनको अच्छी तरह लिखना आप देख के। नीले संकुचन ये होगा अपने 0.3 सेकंड का ना,
और फिर इधर होगा नीले अनुशीतलन। ये अपने होता है 0.5 सेकंड के लिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं समझाऊंगा इसमें आगे। देखो जो आलिंद अनुशीतलन है सबसे प्रथम अवस्था है ना। प्रथम अवस्था में आलिंद हमेशा शिथिल अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो ब्लड है ये ब्लड शिराओं से और फेफड़ों से, कहां से, शिराओं से और फेफड़ों से किसके अंदर आता है, आलिंदों के अंदर आता है ना। अभी हमने पढ़ा था निम्न महाशिरा के द्वारा। चलो मैं इसको चित्र के द्वारा समझा देता हूं आपको। इसमें लिखाऊंगा नहीं मैं, है ना। देखो इधर हृदय चक्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहली अवस्था कौन सी है, आलिंद अनुशीतलन, है ना। फर्स्ट स्टेप है आलिंद अनुशीतलन। देखो इस स्टेप में क्या होता है, इस चक्र में इसका समय मैंने आपको बताया कितना होता है, 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड की इस अवस्था में फेफड़ों से तो शुद्ध रक्त आएगा, है ना, O2 प्लस ब्लड। फेफड़ों से तो आएगा शुद्ध रक्त, कौन लेकर आएगा, फुफ्फुसी शिरा, और शरीर के विभिन्न भागों से आएगा अशुद्ध रक्त, वो कौन लेकर आएगी, अग्र महाशिरा। ये कहां पर लेकर आएगी, आलिंदों में, है ना। तो इसीलिए जैसे ब्लड आएगा तो रक्त आने पर आलिंद क्या होंगे, फैलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आलिंद अनुशीतलन, आलिंदों का फैलना, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो दोनों के दोनों जो कपाट है, वॉल्व है, इनका नाम है द्विवल्नी और त्रिवल्नी। ये कपाट बंद रहेंगे, ठीक है। प्रथम अवस्था में कपाट कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं, है ना। अब जैसे ही ब्लड आएगा, अनुशीतलन होगी की क्रिया होगी, तो यहाँ पर एक दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के कारण ये ब्लड यहाँ से, ये कपाट खुल जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में तो कैसे रहेंगे, इस चरण में प्रथम में कपाट कैसे रहते हैं, बंद। लेकिन जैसे जैसे ब्लड आता जाता है धमनियों से, सॉरी शिराओं से, तो यहाँ पर क्या होता है कि दबाव बढ़ने लग जाता है, और दबाव बढ़ने के कारण ये कपाट फिर क्या होते हैं, खुल जाते हैं। यानी कि इसी चरण में अंत में ये कपाट क्या होंगे, खुलेंगे, कौन से, द्विवल्नी और त्रिवल्नी। तो मैं लिखाऊंगा नहीं आपको ये सारी चीजें ना, मैं बोल रहा हूँ, आप शब्दों पर ही ध्यान दो और इसमें समझो ना, लिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। स्टार्टिंग में फिर बता रहा हूँ इन दोनों आलिंदों में शिराओं से शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त आता है, और रक्त आने पर क्या होता है कि ये फैलते हैं आलिंद। फैलने के कारण क्या होता है, दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी चरण की प्रथम अवस्था में दोनों के दोनों वाल्व हैं ये बंद रहते हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ता जाएगा वाल्व क्या होंगे, खुल जाएंगे। तो ये जैसे ये वाल्व खुलेंगे तो ये यहाँ से रक्त है, यहाँ से इसमें आ जाएगा नीलों के अंदर। तो ये चरण खत्म हो गया अपना पहला चरण, ठीक है। इसमें क्या होता है मैंने आपको समझाया। अब दूसरा चरण अपना इसमें स्टार्ट होता है। आलिंद संकुचन। अब आलिंद संकुचन कैसे होगा, देखो जैसे इसमें ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद में इसे फैलेगा, तो यहाँ पर ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड का कार्य क्या था, आवेगों को भेजना, ठीक है। और जो आवेग है ये एक तरंग के रूप में जाते हैं, जिससे क्या होता है, सक्रिय विभव उत्पन्न होता है ना। तो ऐसे नोड से जो आवेग है ये आलिंदों को क्या, जहां जहां से अपन ने कल भी पढ़ा था, मतलब इससे पहले पढ़ा था कि ये जहां जहां से आवेग गुजरते हैं वो सारी चीज कैसी होती जाती है, संकुचित, ठीक है। यानी कि जब यहाँ से आवेग निकलेंगे, ऐसे नोड से जो आवेग निकलेंगे, ये आवेग क्या करेंगे, इन आलिंदों को कैसा करेंगे, संकुचित। उसके बाद में इन दोनों को संकुचित करने के बाद में
इसको खराब हो जाएगा ये। जैसे ही इनका संकुचन होगा, संकुचित होने के बाद में सारा का सारा बचा कुचा रक्त भी, जो इसके अंदर कुछ रक्त रह जाता है, वो रक्त भी कहाँ जाएगा, इन नीलियों में आ जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले जो संकुचन प्रारंभ होता है, ये संकुचन दाएं आलिंद से प्रारंभ होता है, बाद में बाएं आलिंद से होता है। ठीक है। तो इस आलिंद के संकुचन अवस्था में क्या होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ऐसे नोड के द्वारा जो आवेग निकलते हैं, ये आवेग तरंग के रूप में होते हैं, जिससे सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। और इसके द्वारा यहाँ से जब इसके अंदर जितना भी ब्लड बच जाता है, ये संकुचित होने के कारण पूरा का पूरा बचा कुचा, सबसे पहले 75%, फिर बचा कुचा 25% भी जो ब्लड है यहाँ से इसमें इसके अंदर आ जाएगा, नीलों के अंदर, है ना। उसके बाद में देखो कपाट खुले रहेंगे से। अब ये कपाट संकुचन अवस्था आने के बाद में कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ही ये आएगा तो ये कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद क्यों होंगे, ताकि ये ब्लड इधर से वापस ऊपर ना जाए, समझे ना, ब्लड यहाँ से वापस कहाँ ना जाए, ऊपर ना जाए, इसलिए कपाट बंद हो जाते हैं। और कपाट के जो बंद होने से जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है ना, द्विवल्नी और त्रिवल्नी जो कपाट है या वॉल्व है, इनके बंद होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो होती है लब, यानी कि हृदय की पहली ध्वनि अब उत्पन्न होगी, उसका नाम क्या है, लब। ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा चरण शुरू होता है, वो नीले संकुचन। ये वाला होता है 0.1 सेकंड के लिए, मतलब बहुत ही कम, ये होगा 0.3 सेकंड। अब देखो जैसे ब्लड यहाँ आ गया, कपाट बंद हो गए, अब ब्लड वापस ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ से आवेग आ रहे थे, उन्होंने आलिंदों को संकुचित करा था, ये कि ये आवेग यहाँ पर जो हिंद का बंडल होता है, इससे पुरकिंजे तंतु निकले रहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले ही जस्ट। ये पुरकिंजे तंतु क्या करेंगे, इन नीले को भी क्या करेंगे, संकुचित करेंगे। तो अब क्या होगा, नीले संकुचित होगा। अब नीले संकुचन में क्या होगा कि जो कपाट है, इनका नाम है त्रिअर्धचंद्राकार कपाट। इन कपाटों पर दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ने के कारण कपाट खुल जाएंगे, है ना। ये कौन सी अवस्था है, संकुचित अवस्था, जिसमें क्या होंगे, कपाट खुल जाएंगे। और यहाँ से जो रक्त है, इसके द्वारा धमनियों के द्वारा तो शरीर में चला जाएगा, और इसके द्वारा कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है वो कौन सा है, नीले का संकुचन। इसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है, और जब नीले संकुचित होंगे तो ये कपाट खुलेंगे, त्रिअर्धचंद्राकार कपाट, क्योंकि ब्लड वापस ऊपर तो जा ही नहीं सकता। लास्ट वाला अपना चरण है वो है नीले अनुशीतलन। ये संकुचन के बाद में स्टार्ट होता है, ये अपना है 0.5 सेकंड का। जिस तरह से आलिंद अनुशीतलन अवस्था में पड़े रहते हैं, उसी तरह से नीले भी अनुशीतित अवस्था में पड़े रहते हैं। अब ये संकुचन खत्म होने के बाद में अनुशीतलन प्रारंभ होता है। कैसे होगा कि पूरा संकुचन खत्म हो गया, अब अनुशीतलन मतलब आराम की अवस्था में आ जाएंगे नीले। और जब आराम की अवस्था में आएंगे तो ये कपाट वापस से बंद होंगे। कौन से कपाट, त्रिअर्धचंद्राकार कपाट। और इन कपाटों के बंद होने से हृदय की दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी, और इस दूसरी ध्वनि का नाम है डब, यानी कि लब और डब दोनों ध्वनि उत्पन्न होती है 0.8 सेकंड में, धक धक ऐसा अपना हृदय करता है। ये नीले अनुशीतलन लास्ट चरण था। इस चरण में भी क्या होता है कि ये शांत अवस्था में पड़े रहेंगे, और वापस से फिर यहाँ से ब्लड इनके अंदर आएगा। ये जो चरण है कंटिन्यू एक दूसरे को वापस से दोहराते रहते हैं, और पूरा पूरा हृदय चक्र खत्म होता है ना। तो अब इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कैसे क्या चल रहा है। एक बार और आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। हृदय चक्र जिसमें कौन कौन सी क्रिया होती है, आलिंद अनुशीतलन, आलिंद संकुचन, नीले संकुचन और नीले अनुशीतलन। सबसे पहले आलिंद अनुशीतलन मतलब शांत अवस्था में पड़े रहते हैं, शिथिल अवस्था में पड़े रहते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है कि फेफड़ों से आता है शुद्ध रक्त, और शरीर के विभिन्न भागों से, है ना, यहाँ होती है ना एक धमनी, ये धमनी यहाँ से इसमें अंदर जाकर खुल रही है, तो यहाँ से आएगा अशुद्ध रक्त, यहाँ से आएगा शुद्ध रक्त, दोनों एक साथ आते हैं, है ना। ये कौन सी अवस्था है, अनुशीतलन अवस्था है, जहां से ब्लड हृदय के अंदर आता है। ये अवस्था कितने टाइम के लिए होती है, जो आपने ईसीजी पढ़ी होगी, ऐसे होता है वहां पर ना, PQRS ईसीजी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके बाद एक आधो दिन में ईसीजी को कैसे नोट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कि यहाँ से एक साथ जाता है फिर गिरते, फिर ऐसे लाइन चलती है ना। ये लाइन किसकी वजह से चल रही है, इनकी वजह से, ब्लड के दबाव, हर जगह तो दबाव गति उसको नापने के लिए। क्योंकि जब हम ईसीजी करवाते हैं तो यहाँ पर वो लगाए जाते हैं जो संवेदनाओं को लेकर जाते हैं, यहाँ हृदय में, पैरों के अंदर, और उसको एक प्रकार से प्रेस किया जाता है, जो कंप्यूटर में लाइनें नोट होती है ना,
इनसे पता लग जाता है कि लाइन कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे आ रही है ना। अगर जैसे लाइन समानांतर चलने लग जाएगी मतलब आदमी खत्म है, हृदय काम नहीं कर रहा। अगर ये इस पॉइंट से ऊपर जाती हैं, कुछ अंकों में कुछ संख्याएं लिखी रहती हैं, पॉइंटों में 0.3 ये समय यहाँ लिखा रहता है ना, इस समय का प्रभाव पड़ता है। अगर ये इस समय से ज्यादा हो रहा है तो बीपी हाई है, अगर इस समय से कम हो रहा है तो बीपी लो है। अगर धीरे धीरे करके और कम होने लग जाएगा तो आदमी मर जाएगा, और 108 अगर ये बढ़ने लग जाएगा तो भी अटैक आ जाएगा, तो भी आदमी मरेगा। तो इसको भी संतुलित करना आवश्यक है ना। तो देखो आलिंद अनुशीतलन में जैसे रक्त आया, ये शिथिल अवस्था में थे, उसके बाद में कपाट खुल जाते हैं, ये ब्लड दबाव पड़ने के कारण धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है। इसी समय दूसरी अवस्था शुरू होती है आलिंद संकुचन। ये कैसे होता है कि ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड में आवेग निकलते हैं, आवेग तरंग के रूप में निकलेंगे जिससे सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। और हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जहां से आवेग गुजरते हैं उसी जगह को ये क्या करते थे, संकुचित। अब चूंकि यहाँ से निकल रहे इसलिए सबसे पहले किसको संकुचित करेंगे, इस आलिंद को संकुचित करेंगे। कौन सा आलिंद है ये, दायां आलिंद। इसके बाद में बायां आलिंद संकुचित होगा, और जैसे दोनों आलिंद संकुचित हो जाएंगे तो इनके अंदर जितना भी बचा कुचा ब्लड था वापिस कहाँ जाएगा, इन नीले में आ जाएगा। और उसके बाद में कपाट दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे, गेट बंद हो गया। क्यों हुआ, ताकि ये ब्लड वापस ऊपर ना जाए। समझ रहे हो ना, अगर ये ब्लड वापस ऊपर चल गया तो फिर क्या होगा, पूरा पूरा ब्लड अशुद्ध अशुद्ध हो जाएगा ना, शुद्ध शुद्ध एक तरफ हो जाएगा, अशुद्ध एक तरफ हो जाएगा, वापस से वो नहीं जा पाएगा। और क्योंकि फेफड़ों में नहीं जा पाएगा तो कैसा वापस शुद्ध होकर आएगा ही नहीं, तो आदमी वही मर जाएगा। अब देखो इसके बाद में तीसरा चरण शुरू होता है नीले संकुचन। अब जैसे ये आवेग यहाँ से आएंगे तो आवेग यहाँ पर भी आते हैं एबी नोड के पास, और एबी नोड का जो संबंध किससे होता है, हिंज के बंडल से। और हिंज का बंडल का जो संबंध किससे होता है, इन पुरकिंजे तंतुओं से। पुरकिंजे तंतु पूरे नीले में फैले रहते हैं, और जैसे आवेग इनमें जाएंगे तो क्या होगा, इनको भी संकुचित करेंगे, क्योंकि आवेग जहां से गुजरता है उसी चीज को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है। अब नीलों में क्या होगा, संकुचन होगा। अब जैसे नीलों में संकुचन होगा तो नीले सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने के बाद जो इनका ब्लड है, ये ब्लड क्या करेगा, ये जो कपाट है इनमें धक्का देगा। इनका नाम क्या है, त्रिअर्धचंद्राकार कपाट। जैसे इनमें प्रेशर बढ़ेगा तो कपाट खुलेंगे। इस कपाट का संबंध किससे होता है, इस धमनी से। तो यहाँ से शुद्ध रक्त तो अंगों में चला जाएगा, और इसका संबंध किससे होता है, फेफड़ों से। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में। दोनों काम एक साथ हो रहा है। ये अवस्था कौन से, नीले संकुचन, जिसमें क्या होगा, त्रिअर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे। उसके बाद में आता है अनुशीतलन। जैसे ये चक्र खत्म होगा यहाँ पर अनुशीतलन होगा, मतलब सिकुड़ने के बाद ये वापस अपनी अवस्था में आएंगे, इसको कहा जाएगा अनुशीतलन। यहाँ पर अनुशीतलन क्या है, अपनी सामान्य अवस्था में आना। जैसे ही अनुशीतलन होगा तो इसमें ये कपाट बंद हो जाएंगे। कौन से, त्रिअर्धचंद्राकार कपाट। और हृदय की दूसरी ध्वनि स्टार्ट होगी, उसका नाम है डब। ठीक है, तो आज हमने पूरा हृदय चक्र पढ़ा। आप लोगों को आशा है मुझे समझ में आया होगा। आप लोग दोबारा इसको यूट्यूब पर देख